बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक गुमगुम की कैफियत थी जो अब हल हो गई है। 2 दिन में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस इलेक्शन के हवाले से ख़ास समातें जारी थी, उसमें अब ये तय पाया है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और कौमी असम्बली को तहलील हुए तकरीबन 85 दिन हो गए हैं। इस बात से ये यकीनी होता है कि 90 दिन के अंदर अब इंतखाबात नहीं हो पाएंगे, लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है तो अब पाकिस्तान के अंदर सियासी गहमी अरूज पर पहुंच गई है। एक अहम बयान जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कल गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सामने आया कि उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातें इलेक्शन चाहती हैं लेकिन वो इलेक्शन में रुकावट भी बनती हैं। उसके अलावा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बारे में भी उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वो सियासत में रहे, मैं उनको आइडियलाइज करता रहा और मैं चाहता हूं कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहे। साथ साथ उन्होंने जो अहम सवाल उठाया जा रहा था कि क्या बल्ले का निशान इस बार हम इस सियासी दौड़ के अंदर देखेंगे, उन्होंने कहा कि वो मौजूद होगा। ये एक अहम डेवलपमेंट थी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब से निगरान हुकूमत आई थी और जो असम्बलियां तोड़ी गई थी, तहलील की गई थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि ये निगरान हुकूमत का जो टेन्योर है ये 2 साल तक जाएगा। कोई कह रहा था कि इलेक्शन का कोई तारीख बता नहीं सकते कब होंगे, लेकिन ये तमाम तर सवालों का जवाब इन 2 समातों में मिल गया और सदर ममलिकत या इलेक्शन कमीशन कौन इलेक्शन की डेट अनाउंस करेगा यह भी वाजे हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह वाजे कर दिया और फिर सदर ममलिकत ने भी इत्तफाक कर लिया एक तारीख के ऊपर। आज इस तमाम सूरत हाल पर बात होगी। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हुमायूं महमद साहब ने, पाकिस्तान इंसाफ से इनका ताल्लुक है, जबकि इनके साथ साथ शहजाद सईद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले सेनेटर साहब आपकी जानिब जाना चाहूंगा। ये फरमाइएगा, अब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है और एक सवाल जो आपकी जमात से पहले भी बहुत बार पूछा गया और अब भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो सियासी सरगर्मियां है और इलेक्शन कैंपेन है उसके हवाले से क्या इरादा रखती है, क्या प्लानिंग की गई है, कैसे इसको इलेक्शन कैंपेन की तरफ लेके जाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिसीजंस हुए हैं और जो उन्होंने आइन की तशरीह करते हुए कहा है कि प्रेसिडेंट साहब का इख्तियार था कि वो डेट देते और उनको डेट देनी चाहिए थी, तो मैं सवाल पूछता हूँ उन सारे इदारों से, हुकूमती इदारों से जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट के टाइम पे इन लोगों ने ऑफिशियली, जो लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने ऑफिशियली ये कहा था कि जो प्रेसिडेंट साहब जो है ना उनके पास ये इख्तियार नहीं है। जो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे, उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर थे, उस वक्त के जो भी मिनिस्टर थे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग कहते थे कि प्रेसिडेंट साहब के पास इख्तियार नहीं है। इंक्लूडिंग जो इलेक्शन कमीशन था वो ये सब कहता था। तो इसका मतलब है ये सारे लोग अवाम को गुमराह करते रहे हैं, ये सारे लोग अवाम से ऑन ओथ झूठ बोलते रहे हैं। उसके अलावा एक और सवाल उठता है कि जब प्रेसिडेंट साहब ने मार्च 2023 में इलेक्शन डेट दी थी तो और उसको एंडोर्स किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो आज सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में क्या फैसला उन्होंने लिया है? क्या उस पे मट्टी पाव वाली बात है या फिर हम लोग एक सबसे मशहूर तरीन कथा कलामी माफ, लेकिन आम इंतखाबात के हवाले से तो प्रेसिडेंट साहब ने कोई वाज़े डेट नहीं दी थी, उन्होंने एक मशवरा दिया था। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उन्होंने क्यों तारीख नहीं दी? सर उसकी वजह ये होती है कि जब आप प्रेसिडेंट, फर्ज करें अगर आप लॉयर हैं तो आपके एक समझ बूझ डिफरेंट होती है। अगर आप लॉयर नहीं हैं तो आप ऑब्वियसली आपके पास प्रेसिडेंट साहब के पास उनकी टीम होती है। उन्होंने कहा था उन्हें कि आप इलेक्शन कमीशन से राब्ता करें और उनके साथ एक जो डिस्कशन के बाद डेट तय करें, जो उन्होंने एक लेटर भी लिखा था। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन से ये गवारा नहीं हुआ कि वो प्रेसिडेंट साहब के साथ मिल लेते, उसके बदले वो जाके एम्बेसडर, अमेरिकन एम्बेसडर से मिल रहे थे। अगर वो उस वक्त मिल लेते तो आज जो उनको एक डंडे के जोर पे मिलने की जरूरत पड़ी और उसके बाद उन्होंने वो सारा कुछ किया जो आज से 2.5 महीने पहले हो जाता तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने वो नहीं किया। अब सवाल ये होता है इलेक्शन की डेट का। सवाल जब इलेक्शन की डेट का आता है तो फिर जवाब में आता है कि आर्टिकल 254 तो कहीं नहीं गया। तो अगर कोई चीज डिले हो गई तो आर्टिकल 254 है ना, जैसे सर्फ एक्सेल है ना, हर गलत काम हर एक छोटी सी गुजारिश, तरीके से 254 हर चीज को डिले करने के लिए 254 है ना। उसके बाद एक मिनट ठहरिए जी, उसके
बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामान सुप्रीम है। पार्लियामान ने इलेक्शन 2017 के एक्ट में तरमीम लेकर आए, आर्टिकल 57, 58 और 232 में। 57 कहता है कि ये सिर्फ इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। 58 कहता है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त नजरसानी कर सकता है, इलेक्शन डेट चेंज कर सकता है, इलेक्शन स्केड्यूल चेंज कर सकता है। अब बोलिए आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर इलेक्शन कमीशन उस वक्त चेंज कर लेता है तो आप मैं क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पार्लियामान सुप्रीम है। पार्लियामान ने एक ऐसा एक्ट पास कर दिया जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने उनसे मुलाकात नहीं की तो वो खुद भी तो तारीख देख सकते थे। इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी रफीक रजवाना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रहनुमा है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। रजवाना साहब ये फरमाइएगा, अब इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है। एक ज़माने में 2013 या 2018 के अगर हम इंतखाबात देखें तो आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर या पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक इल्ज़ाम लगाती थी कि ये लाडले हैं, इनको आउट ऑफ द वे जाकर कोई रिलीफ दिया जा रहा है। अब यही इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी और पीटीआई आप पर लगा रही है। आप क्या समझते हैं, क्या वजह इसकी सामने आ रही है? हम क्या कह सकते हैं, वो ज़ेर अताब आए हुए हैं और पीपल्स पार्टी पंजाब में उसको पांव जमाने की जगह नहीं मिल रही माजरत के साथ। और हमें कौन सा लाडला, कौन सा प्यार मिल रहा है, कौन सा हम किसी की गोद में बैठे हैं। वो आए हैं, उनको रिलीफ मिला अदालत में और पीपल्स पार्टी का मौकफ यही था, हमारा मौकफ यही था कि नैब ने झूठे केस किए हुए हैं, नैब ने नाइंसाफी की हुई है, अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा था, छोटी अदालतों से। तो इस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं तो ये हैरान हूँ कि इलेक्शन अब होने जा रहा है और इस तरह की बातें करके वो इलेक्शन की सूरत हाल को और उसकी एनवायरनमेंट को क्यों मेरे दोस्त खराब करना चाहते हैं। कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? अभी तो फील्ड में कोई आया ही नहीं है। कोई इलेक्शन में कोई रिगिंग हो, खुदा ना खास्ता, कोई इलेक्शन में बेईमानी हो, कोई जाली वोट डाले जाए, किसी को 18 की तरह 4-4 घंटे पोलिंग स्टेशन बंद कर दें और अंदर ठप्पे लगते रहे और फिर बात हो और वो जिसके हक में हो फिर कोई बात करें भाई ये हो रहा है। उससे पहले क्या मतलब है कि एक और उसी पे ही प्रोग्राम माजरत के साथ टेलीविजन के चैनल भी उसी पे कर रहे हैं बार बार। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आज से को कई दिन पहले जब से मियां साहब तशरीफ लाए हैं, सियासी हलचल मची है तो हर किसी को अपनी अपनी फिक्र होती है, सियासत में क्यों नहीं होती है। तो क्या इनकी ख्वाहिश थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड मीन्स कि मियां साहब लंदन में बैठे रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड मीन्स कि मियां साहब जेल में जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड मीन्स कि मियां साहब डिस्क्वालीफाइड रहे। लेवल प्लेइंग फील्ड तो भाई हमें नहीं मिला गया, बल्कि इस तरह की बातें करके हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए भी खराब करना चाहते हैं। लोगों को ये तासर देना चाहते हैं कि हमारे साथ कोई फेवर हो रही है। खुदा के लिए यानी आपको ये लगता है कि ये सियासी बयानिया है? हम लगता नहीं है, हकीकत है, हकीकत है। पॉलिटिकल माइलेज है मगर ये मुल्क के लिए माइनस माइलेज है, नेगेटिव माइलेज है। प्लीज फॉर गॉड सेक। ठीक है, शहजाद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनका मौकफ ले लेते हैं। शहजाद साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, आप भी, आपकी जमात भी ये कहती थी कि इलेक्शन की तारीख देना वो इलेक्शन कमीशन का ही काम है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह कर दिया है कि ये काम सदर का है, वही इलेक्शन की तारीख देंगे। आप इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। ये आइन सदर साहब को भी गुंजाइश देता है और इलेक्शन कमीशन को भी गुंजाइश देता है। इसलिए हमारा जो मौक़िफ़ था और उस वक्त ये चूंकि सदर साहब ने इसमें डिटर्मिन होकर बसीयर पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदेदार होने के हवाले से क्लैरिटी के साथ अपनी डायरेक्शन नहीं दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इट वाज अ सजेस्टिव लेटर बाय द प्रेसिडेंट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो उससे फिर वो उस वजह से ये चीज एक प्रैक्टिस में आ गई कि शायद इलेक्शन कमीशन ही देगा। नहीं शहजाद साहब, सजेशन उन्होंने दी या नहीं दी? आपका मौकफ तो ये था कि वो दे ही नहीं सकते। सर वो दे भी नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन जब एक बाइख्तियार आईनी इदारा है और उसका और काम क्या है, इलेक्शन कमीशन ने और करना क्या है? अगर उसने अपने आईनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख नहीं देनी, इलेक्शन का शेड्यूल नहीं करना, इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराना, डिलिमिटाइज नहीं करना, तो बाकी तो उसका मकसद ही खत्म हो जाता है। अब हर चीज में अगर हम इसको trespassing the legal and the constitutional boundaries की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये इस डिबेट में अगर जाना है
तो इस डिबेट का कोई, इसका नतीजा आप देख लें, इस डिबेट के नतीजे की वजह से सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। काश के बहुत अच्छा होता कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तारीख देता, शेड्यूल देता और चीजें आगे की तरफ मूव करती। इलेक्शन कमीशन तो तारीख नहीं दे रहा था ना शहजाद साहब, इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे रहा था वाज़ेह तौर पर। तो उसे देनी चाहिए थी ना जी, क्यों नहीं दे रहा था? दिन तइयों ने डीलिमिटाइजेशन के बगैर गुजारा हो सकता था, आपने डीलिमिटाइज कर दिया। डीलिमिटेशन के बाद आपको पता है कि 27 नवंबर को ये खत्म हो जानी है, उसके बाद 55 डेज अहेड है, आप अपना शेड्यूल दे दीजिए। मतलब इसमें यानी आप ये समझते हैं, जैसे बहुत से लोग ये राय रखते हैं कि सियासी मामलात को सियासी सतह पर हल कर लेना चाहिए। सेनेटर हुमायूं साहब से जी जी शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही गुजारिश करना चाह रहा हूं कि सियासी मामलात नहीं है, ये आईनी मामलात है। सियासी मामलात तो सियासी बैठकों में भी हो जाएंगे ना, पार्लियामान के निजाम पार्लियामान होने चाहिए। आईनी मामलात आइन के तहत वो आईनी इदारों के पास होने चाहिए जी, ठीक है, और उनको क्लियर कर। ठीक है सेनेटर हुमायूं साहब, आप ये फरमाइएगा, अब इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है, इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं हो रहे, आइन कहता है 90 दिन के अंदर हो, आइनी हैसियत क्या है? और ये भी बता दीजिएगा, आप लोग अब मुतमईन हैं, आपका मुतालबा था कि इलेक्शन हो, इलेक्शन की तारीख आ गई है? देखिए, बज़ाहिर वो कहते हैं ना कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ टू मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, ठीक है। अभी तो इलेक्शन का डेट बादिल नाख्वास्ता अनाउंस हुआ है, अभी ये स्केड्यूल पूरा अनाउंस करेंगे कि किस लिहाज से क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें वो अनाउंस होगी, उसके बाद हम देखेंगे। फिर जो मुझे खदशा है वो एक तो 254 तो कहीं नहीं गया ना, तो 254 में अगर ये इलेक्शन भी डिले हो गया, जैसे मार्च वाले जो दो असेंबलियों के इलेक्शन डिले हुए हैं वो 350, तो उसमें आज तक हुए तो क्या हो गया? मतलब किसी ने क्या उसके ऊपर वो कर लिया है। हालांकि उस वक्त प्रेसिडेंट साहब ने डेट भी दिया था, उसकी तौसीह भी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि सबको पता है कि कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, नंबर 2, अगर फर्ज कर उसको भी छोड़ देते, हम आ जाते हैं जो अमेंडमेंट एक्ट आई है आर्टिकल 58 की, इलेक्शन एक्ट की, उसमें आप देख लेंगे उस लिहाज से जब हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले इलेक्शन कमीशन ऑल ऑफ अ सडन कहेगा कि जी मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, आप में से कौन रोक सकेगा उसको? वो किसी भी प्रीटेक्स्ट में उसमें कहते हैं वो लोग उसको चेंज कर सकते हैं, रीस्केड्यूल कर सकते हैं, नया डेट दे सकते हैं। आप उसको बताएं क्या कर लेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। आपने हर वो गलत लॉ बनाया है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को पामाल करता है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने, हुमायूं साहब, कहा है कि जो तारीख आज यहां पर इस कोर्ट रूम के अंदर दी जा रही है वो यकीनी बनाएंगे कि इस तारीख को अब इलेक्शन हो के रहेंगे। आप लोग अभी भी मुतमईन नहीं हैं? देखें जी, देखें मैं मुतमईन की बात नहीं है, मुझे एक डर है। मुझे डर इसलिए है कि जो मैंने पास्ट में पिछले 8-9 महीनों में मैंने जो देखा है, जिस तरीके से आपने आइन को बिल्कुल अपने कदमों के नीचे रगड़ दिया है, उस लिहाज से मुझे शक है, मुझे लगता है कि ये नहीं होगा। अच्छा, फिर हम बात आ जाते हैं इलेक्शन की, बात कर जाते हैं, फिर हम बात करते हैं लेवल। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड को छोड़ दें, आप सिर्फ ये देखें आज अनाउंस हुआ या वो हुआ ना ये इसका इलेक्शन का, मुझे बात है आज क्या हुआ, असद कैसर को पकड़ लिया। अच्छा, एज ऑफ टुडे आज 2 जगहों पे, एक मेरे ख्याल में खैबर एजेंसी में और एक अपर दीर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 जगहों पे रैली निकालने के लिए अप्लाई किया, दोनों जगहों पे उनको ना कर दी गई है। अगर आप इस तरीके से करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे जो जितने भी लीडर्स हैं उनको आके आप बंद करना शुरू करेंगे। अच्छा, इसके पीछे जो कार फरमा बात है, वो कहते हैं कि जी इनके खिलाफ FIR है। जिन लोगों ने FIR काटी है उनको बुलवाएं तो सही ना। जैसे आज कोर्ट में हुआ है, कोर्ट वाले कल कोर्ट में हुआ था, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी FIR में जब जिन्होंने वो किया हुआ है या जो पिटिशनर हैं उनका कुछ पता नहीं है कि कौन लोग हैं। तो मुझे पहले बात बताइए, जिन लोगों ने FIR कटवाई है उनसे तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं आपको लग रहा है? मैं इस पर आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन पहले शहजाद साहब से ये जान लेता हूं, क्योंकि आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर ली है। मैं जरा
मैं जरा उनको भी पॉइंट ऑफ व्यू में ले लेता हूँ। मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग नहीं रहा जो हो रहा है, मैं उसको बता रहा हूं। लगना तो मुझे ये लग रहा है कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी आगे आने इसलिए नहीं देंगे कि इन सब को पता है कि अगर तहरीक इंसाफ मैदान में उतरी तो फिर इनमें से कोई उतर नहीं सकेगा। तो इन लोगों का सिर्फ एक मकसद है, वो मकसद यह है कि तहरीक इंसाफ मैदान में ना उतरे। अच्छा रफीक रजवाना साहब से जान लेते हैं, आपने बिल्कुल दावे किए हैं, मैं जान लेता हूं बाकी सियासी पार्टियों का मौक़िफ़ भी। रफीक साहब, आपको क्या लगता है ये जो दावा अभी किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इस वजह से भी पाबंद सलासल किया जा रहा है कि मुकाबला नहीं किया जा सकेगा, तो किस तरीके से आप आने वाला इलेक्शन देख रहे हैं? क्योंकि अभी इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, अभी स्केड्यूल अनाउंस होगा, उससे पहले ही इस किस्म की बातें जो हम इलेक्शन के बाद सुनते हैं कि जी रैगिंग हुई है, धांधली हुई है, कुछ भी हुआ है, वो पहले ही आ रही हैं आवाज़ें। मैं तो आजकल बहुत हैरान होता हूँ कि मोस्टली चैनल्स पे गुफ्तगू ही जो है ना वो मनफी पहलुओं की होती है और अवामी पहलुओं की। रफीक साहब इसको ऐसे कह लें। सुन तो ले मुझे भी खुदा ने थोड़ी बहुत अक्ल छोड़ दी है, मेरी बात तो सुन ले। मैं आपको सजेशन ये देता हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि चैनल पे आप मुस्बत सवाल भी पूछें? चलो जब मुस्बत नहीं पूछ सकते फिर मनफी सवाल पूछें। नहीं रफीक साहब, तो अभी इलेक्शन होना, देखे प्लीज मेरी बात सुन ले, कोई बात नहीं है। अब अगर हम काबू आ जाते हैं तो आज आप भी काबू आए हुए हैं, सुन ले मेरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख आ गई। पहले थी तारीख थे, फिर तारीख आ गई, फिर अब उस पे 6 में गोलियां हो रही हैं और आप लोग भी माजरत के साथ वही सवाल कर रहे हैं कि इलेक्शन के बारे में अभी शकूक व शुबात। अब आपका काम है कि आप पॉजिटिव ये दें कि अब तारीख आ गई है, इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। उसके बाद हम तो यही कह रहे हैं रफीक साहब, हम तो यही कह रहे हैं कि इलेक्शन होगा। हम तो ये पूछ रहे हैं कि तैयारी क्या है। तैयारी सुन तो ले। आगे जो तहरीक इंसाफ के मंदोखेल साहब ने बात की है, देखें हम तो एक वर्कर आदमी हैं, जमहूरी अंदाज से चलने वाले हैं। बाकी कितनी आइडियल जमहूरियत पाकिस्तान में कभी रही है और है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जहां तक किसी पॉलिटिकल वर्कर के साथ नाजायज ज्यादती होती है या हो, हम तो उसके हक में नहीं हैं। और फिर बात ये है कि अदालतों में ये लोग जाएं, अपना आहो बका करें, जरूर अच्छी बात है, करें। हम तो इखलाकी तौर पर, असूली तौर पर, जमहूरी तौर पर किसी पॉलिटिकल वर्कर पे चाहे किसी जमात का हो उस पर ज्यादती के हम तरफदार भी नहीं, कायल भी नहीं। हाँ, कोई भी सियासी जमात का वर्कर हो, लीडर हो, जिसने कोई गलत काम किया है, कानून अपना रास्ता लेगा और वो अपने रास्ते से कानून जो भी उसका फैसला होगा वो अपनी जगह पे है। ठीक है जी। अब बात ये रही कि अभी सेनेटर साहब माजरत साहब कह रहे थे कि जी 2 असम्बलियों का इलेक्शन था तो वो उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, वो हालात और थे। वो सबसे पहले ये बता दें कि कहीं आइन में लिखा हुआ है, जो आइन को कहते हैं जी पाँव के नीचे रोन दिया, लिखा हुआ है कि आइन में कि इमरान खान कहेगा असम्बली तोड़ दो तो परवेज इलाही असम्बली तोड़ देगा, जो कहता रहे कि ना तोड़ो, और उसके बाद वो केपीके वाले तोड़ देंगे। वो देखे आइन के मुताबिक वो असम्बली चल रही थी और फिर इस्तीफे दिए, पार्लियामेंट में बैठे होते आप आराम से, ना खुदा ना खासा जेलें देखनी पड़नी थी, ना ही वर्कर बेचारे तंग होते, ना उनके साथ कोई ज्यादती होती, आराम से ये सबूत चलना था। अब ये होते हैं सियासी तजर्बात, ये होते हैं सियासी तालीम, ये होती है दूरअंदेशी, ये होती है मैच्योरिटी। मुल्क के हालात को देखते हुए चले, कोई बात नहीं, इक़्तिदार चला गया, आता भी रहता है जाता भी रहता है। ये पहली दफा पाकिस्तान में अदम एतमाद से इमरान खान साहब गए, उसकी वजूहत जो भी लोग कह लें। उससे पहले तो बैठे हुए वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह न लेने में नायल कर दिया। एक वजीर आजम को जी खत ने लिखा स्विस कोर्ट्स को, तो आप उस पर नायल हो गए, किसी को कहीं उठा के फेंक दिया, किसी को कहीं उठा के फेंक दिया। अब मुल्क को चलने दे, जो नेगेटिव बात है वो जरूर करें। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, प्लीज। हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब जरा एक सवाल भी आपके साथ कर लेता हूं क्योंकि वक्त की कमी होती है। वेलकम। अब ऐसा है कि हम यहाँ पर बैठ के यही कह रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, ये खुशाइंद बात है। अब हम तमाम पार्टीज का मौकफ जान रहे हैं कि वो इलेक्शन कैंपेन को किस तरह लेके चल रही है, और अगर किसी को खदशात है तो वो भी हम उनसे जान रहे हैं। अब ये फरमाइएगा, मियां साहब कह रहे हैं कि तमाम पार्टीज के साथ बैठकर हम चलने के लिए तैयार हैं। बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शन होगा नहीं होगा, मुलतवी हो जाएगा, 254 है फलां। नहीं, मैं नहीं कह रहा रफीक साहब, ये हमारे मेहमान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, ये आगे चलते हैं। अब ये फरमाइएगा कि मियां साहब कह रहे हैं सबके साथ बैठकर चलेंगे, जरदारी साहब तनकीद कर रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं इसको कि तमाम जमातों को किस तरह बैठा के चलेंगे? मैं फिर शहजाद साहब से पूछूंगा, लेकिन आप मुख्तसरन इसका जवाब दे दीजिएगा।
तनकीद होती रहती है, मगर दिल दिमाग खुला रखना चाहिए, मुल्क के मफाद के लिए बैठना चाहिए और मेजर मसाइल पे इत्तफाक होना चाहिए। इलेक्शन अपना अपना ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ात है तो बैठ के दूर होने चाहिए। मैं अब इजाजत चाहता हूँ, मैंने फिर काम जाना। थैंक यू। चले, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रफीक रजवाना साहब मौजूद है। शहजाद साहब, आप कैसे देखते हैं, अब इंतखाबात हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी खदशात हैं कि शायद इंतखाबात होते हैं या नहीं होते, क्या आपकी पार्टी को भी ऐसे खदशात हैं, और फिर किस तरीके से आप आगे इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि अभी तो आप हुकूमत में इत्तेहादी रह के आए जिन पर आप तनकीद कर रहे हैं? देखिए, एक तो इस चीज से अब हमें निकलना चाहिए, इस नेगेटिविटी से और इस शको शुबे की सूरत हाल से। खुश आइंद बात है, हम 90 दिन में इंतखाबात मांगते थे, इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिए जो कि देने चाहिए थे, और लेकिन फिर भी हम इसको इस तारीख को खुशाइंद एक मुस्बत कदम कर डालते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हाँ, हम साथ साथ शेड्यूल का मुतालबा करते हैं कि वो उसे जल्द अज जल्द इलेक्शन का शेड्यूल भी दे दिया जाए। इसलिए इस वक्त इसको अभाम का शिकार ना करके हम इस यकीन के साथ आगे बढ़े कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे, और हर जमात, जो कि आज एक बड़ी क्लैरिटी आई कि हर जमात को इजाजत होगी, हर निशान मौजूद होगा इंतखाबी मैदान अमल में। तो इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम इसे कहते देखते हैं, हम वी आर थ्रिल्ड, सियासी जमात है और सियासत के मैदान में पूरे पाकिस्तान में कराची से खैबर तक अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो हम तो अपने पूरे जोर शोर के साथ इंतखाबात में उतरेंगे। और जो आपने बात की कि जी एक चीज मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा, अब वो मुस्लिम लीग नून के ऑनरेबल जो नुमाइंदा यहाँ पे शरीफ फरमाते वो चले गए हैं, वो ये कि खुशी हुई मुझे उनका एक ये मुस्लिम लीग नवाज का एक नया चार्टर के मुखालिफ सियासी। अच्छा, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा, एक अहम खबर आई है, वो अपने नाज़रीन को इस वक्त आ गए हैं। उस हवाले से प्रोग्राम में हम मजीद कुछ सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे और इस खबर के हवाले से भी तफसीलात सामने आएंगी, वो आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान टुडे में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। सेनेटर साहब, आपकी जानिब रुख करूँगा। अभी एक अफसोसनाक वाक़या हमने अभी शेयर किया जिसमें 14 जवान शहीद हो गए हैं। इस हवाले से भी आप अपनी राय बताइएगा। और दूसरा ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI, ये दो जमातें ऐसी हैं जिनके जो सियासी बयानात हैं इस वक्त ये बिल्कुल एक जैसे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी दोनों कर रहे हैं और फिर PMLN पर तनकीद भी दोनों एक जैसी कर रहे हैं। मुमकिन है इत्तेहाद होता हुआ हमें नज़र आ रहा है? देखिए, इस तरह होता है, इत्तेहाद और चीज़ होती है, लेकिन अगर कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उसका पॉइंट ऑफ व्यू की वजह सिर्फ ये है कि एज ऑफ टुडे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन के ऊपर जिनका मौक़िफ़ एक है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये लोग इनके आपस में कोई इल्हाक हो गई या इनके आपस में किसी जगह पे सीट एडजस्टमेंट्स होंगी। इनके इलेक्शंस अपने अपने होंगे, लेकिन इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इलेक्शंस को 90 दिन के अंदर होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दी आइन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आइन के मुताबिक होना चाहिए था 90 दिन के अंदर, तो वहां पे एक जैसे। दूसरी बात ये होती है लेवल प्लेइंग फील्ड। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड, ये जो लफ्ज निकला है, ये मरियम नवाज साहिबा ने निकाला है लफ्ज, इजाद उन्होंने किया। उन्होंने इजाद क्यों किया? उन्होंने सबसे पहले कहा था कि जब तक इलेक्शन तब तक नहीं होंगे जब तक मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था? राना सनाउल्लाह ने कहा था कि जब तक हमें जीरो रिस्क ना पता चल जाए उस तक मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था? ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि हमने तो एस्टैब्लिशमेंट से 2019 में उनके साथ हमने डिस्कशन शुरू कर दी थी। अब इस बात पे याद रखें कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो इनका शिक नंबर 22 है, उसमें इन लोगों ने लिखा हुआ था कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई डिस्कशन नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टोटल पामाल कर दिया। सिर्फ यही नहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006-7 में हुई थी, 2010 में ऑलरेडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ डिस्कशन करके 2013 का इलेक्शन चोरी किया था। ये सारी चीजें इन लोगों ने पहले से की थी। अब बात आ जाती है दूसरी लेवलिंग फील्ड में। उसमें यह कहा गया था
कि जब तक इमरान खान के ऊपर 200 केसेस नहीं होंगे, जब तक उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, जब तक उसको जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक लेवल प्लेइंग फील्ड। मैं कहता हूं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी टॉप लीडर को आपने बंद किया हुआ है, आप उनको बंद रहने दें। आप बाकी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिनके ऊपर कोई केसेस नहीं है उनको बाहर आने दे, उनको इलेक्शन लड़ने दे, उनको इलेक्शन की कैंपेन करने दे। आपके लिए वही लोग काफी हैं। आपको हमारे जो बड़े कैटेगरी ए वाले जो सियासतदान हैं उसको तो छोड़ दें। उसमें से मैं एग्जांपल देता हूं, अगर उसमें से आप खाली यास्मीन राशिद साहबा को बाहर निकाल दे और मियां नवाज शरीफ साहब को उनके साथ इलेक्शन लड़वा दे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी हैसियत क्या है। बड़ा दावा कर रहे हैं आप सेंटर साहब, लेकिन ये अगर ये तो लोग बाहर नहीं दूर आते, की बात है। ये लोग बाहर नहीं आते तो सर, फिर क्या स्ट्रेटेजी होगी इलेक्शन के लिए? लड़ेंगे नहीं सर, लड़ेंगे? इसे देखिए, दो चीजें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में ये लोग जाने देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके अगर फर्ज करें ये पहली 2 टीयर्स को भी हटा देते हैं, तीसरी टीयर को रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरी टीयर के साथ आ जाएगी और इंशाअल्लाह ताला अवाम जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताएगी। ठीक है, अब देखना शहजाद साहब की तरफ चलते हैं। इन लोगों में कितना दम है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान में उतरने की इजाजत देते हैं। ठीक है शहजाद साहब, सवाल मैंने जो सेनेटर साहब से किया था वही आपसे कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप लोग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप लोग तनकीद भी कर रहे हैं, आपके इत्तेहादी भी रही है पार्टी उन पर कि जब ये इत्तेहाद था तो उस वक्त कोई मामलात नहीं तय हुए थे कि किस तरह अगले इलेक्शन में जाना है, या वो मामलात तय हुए थे तो उससे तमाम चीज़ें उलट गई हैं। और क्या आप किसी सियासी इत्तेहाद की तरफ देख रही है आपकी पार्टी? जी, सबसे पहले तो मैं ये जो सानिया हुआ गवादर में उस पे इज़हार दुख ताज़ियत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बहुत बड़ा साने और दहशतगर्दी की भीड़ 14 नौजवान पाकिस्तानी अफवाज के 14 घराने आज इस सूरत हाल तक पहुंच गए। और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, तो इंडिया में जाके उन्होंने जो डायलॉग हुआ उसमें एजेंडा पॉइंट में बलूचिस्तान भी लिखवाया। यह भी उन्होंने हालिया अपने सेनेट स्पीच में ये बात का इज़हार किया और उसमें बाकायदा तौर पर एजेंडा आइटम में वो लिखा गया और उस पे इन्होंने इंडिया की सरजमीन पे खड़े होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म साहब ने उन्होंने बाकायदा इस चीज को वहां पे अनाउंस किया कि रॉ की इन्फिल्ट्रेशन है और वो बलूचिस्तान में बिलखसूस दहशतगर्दी करा रहा है। मुझे तकलीफ है इस हालिया दहशतगर्दी की भी और सबका जितनी भी वाकयात हुए और उसमें जी शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे टेक्निकल वजूहात की वजह से राब्ता मुनक़ता हो गया है। सेनेटर साहब, क्योंकि ये जो बात अब हम कर रहे हैं इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र, क्योंकि बात अब शुरू की थी शहजाद साहब ने, ये दहशतगर्दी के वाक़यात थे, इनको तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उन्होंने कोशिश की जो भी हुकूमत में रहा कि इसको ख़त्म किया जाए और इंशाअल्लाह जल्द ही इसको पाक फ़ौज अपनी बहादुरी से और पाकिस्तानी अवाम अपने जज्बे से इंशाअल्लाह ख़त्म कर लेंगे। आप क्या इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आई एम सॉरी, मैं पिछले आपने उसमें कहा था मुझसे वो स्किप हो गया था। इसमें कोई शक नहीं कि ये तो सारे हैं ही शहीद, तो उनको अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला अपने करीब ही रखेगा। और जैसे वो कहते हैं कि ये ज़िंदा हैं पर हमको पता नहीं है और ये जन्नत में, अल्लाह ताला इन सब के जन्नत में सबसे ऊंचा दर्जा इनको दे और अल्लाह ताला देगा भी। लेकिन देखिए, बात ये हो जाती है कि जो दहशत गर्दी है ना, ये मतलब पाकिस्तान में अभी पिछले, आप ये समझ लें, पिछले 20 साल में स्टार्ट हुई है और उसमें बहुत परवान चढ़ा है। ठीक है, आप ये समझ लें 9/11 के बाद इसने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने सफ़र किया और यही वजह थी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कप्तान ने कहा था कि हम लोग अभी ये जो डू मोर और फलानी चीज़ों को हम नहीं मानते, हमने जो अमेरिकन के साथ इलाक़ में हमने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया था, उठा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसको एड्रेस करने के लिए हमें थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। हमें जाके माजी में देखना पड़ेगा कि माजी में मुख्तलिफ मुल्कों ने IRA के साथ कैसे डील किया, जो तामिल टाइगर्स के साथ है उनके साथ कैसे डील किया, जो मनीला में टेररिस्ट ग्रुप से उनके साथ कैसे डील किया। इंटरनेशनली में देखना होगा कि किस तरह हम इससे निकल सकते हैं।
बिल्कुल सर ऐसे ही है। देखिए मूविंग फॉरवर्ड, एविडेंस, इसे कहते हैं एविडेंस। सर एक मिनट अजय, इसे कहते हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजंस। तो आपने एविडेंस देखना होगा दुनिया में कि क्या है, उसके बेसिस पे आपने डिसीजंस लेने हैं। बाज जगहों पे बोल्ड डिसीजंस लेने, बाज जगहों पे आपने तरीके से डिसीजन लेने, लेकिन यू हैव टू फाइंड अ वे आउट टू दीज प्रॉब्लम्स। अदरवाइज ये आपको अंदर से, ये जो बेचारे शहीद हुए हैं उनकी आप फैमिलीज वालों से पूछे उनको कितना वो रंज होगा, कितने उन लोगों के होंगे। हाँ, फख्र की बात है, हाँ फख्र की बात होती है कि अगर मुझसे कोई पूछे, मैं कहूंगा कि मैं चाहता हूं कि मैं शहादत की मौत मरूं, ठीक है, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं शहादत की मौत मरूं, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे फैमिली वालों पे जो गुजर रही होगी वो अलग चीज है। बिल्कुल ऐसे ही है, और पाकिस्तान ने इस पे बहुत हद तक ओवरकम किया भी है। हमें मजीद डिसीजन लेने की भी जरूरत है। अब मूविंग फॉरवर्ड, जो बात हम सियासी सतह पर कर रहे थे उस पर दोबारा आते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम पार्टीज जलसे कर रही है। तहरीक इस्तेहकाम पार्टी 2 जलसे कर चुकी है, नून लीग जलसे कर रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ जगह पे जलसे कर भी रही है और आइंदा आने वाले दिनों में करेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? लीड कौन करेगा? चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो इस वक्त जेल में है, फिर जिनको वो जानशी बना के गए वाइस प्रेसिडेंट आपकी पार्टी के शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी जेल में है। तो फिर अब लीड कौन करेगा पार्टी को? किस तरीके से कोई प्लान किया गया है, कोई डिजाइन किया गया है कि कौन किस सूबे में क्या डील करेगा? देखिए इस तरह है कि मैं मिसाल देता हूं कि अगर फर्ज करें आपके क्रिकेट का कैप्टन, वाइस कैप्टन या आपका कोच जो है वो किसी वजह से ग्राउंड पे नहीं है, या उसको इजाज़त नहीं मिली, या उसको वीज़ा नहीं मिला, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के जो 16, 15, 13 खिलाड़ी हैं वो ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप उनको ग्राउंड में उतरने की इजाज़त तो दें, वो प्रैक्टिस तो करने दें, उसके बाद आप मैच खेलें उनके साथ। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं? यही जानना चाह रहे हैं, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं? सर आप देखें हमारी पूरी क़यादत है, हमारी इस वक्त ऑल्टरनेटिव क़यादत सामने है। आप इस वक्त सारे सूबाई से दूर अपनी जगह पर हैं, मतलब नई नॉमिनेशंस हो गई हैं, नए इस हालात के मुताबिक हर जगह पे, हर लेवल पे उनको अपॉइंटमेंट मिली हुई है। आप केपी में देख ले, पंजाब में देख लें, सिंध में देख ले, बलूचिस्तान में देख ले, हर जगह पे है। आप उनको आने तो दें, लेकिन जिस तरीके से मैं ये सवाल उठाऊंगा अपने सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, मैं ये सवाल उठाऊंगा इलेक्शन कमीशन से, माना कि आप इमरान खान के किसी जमाने में उनके फॉलोअर थे या आप उनको जो है आइडियलाइज करते थे, लेकिन पाकिस्तान में वो पाकिस्तान में ऐसा कौन सा शख्स है जिसने इमरान खान को एक या मतलब किसी ना किसी वक्त आइडियलाइज नहीं किया? 100 साल की उम्र से लेके 10 साल की उम्र पर इस वक्त जितने लोग जिंदा है वो सब लोगों ने इमरान खान को अपनी जिंदगी में आइडियलाइज किया है, ठीक है, क्योंकि उसने काम ऐसे किए कि सबने आइडियलाइज किया है। अब सवाल यह होता है कि क्या आप इस पार्टी को एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको स्पेस देंगे, या आप उसका गला घोंटेंगे, या आप उसको पकड़ के बांध के रखेंगे, हाथ भी बांध देंगे, जुबान मुंह भी बांध देंगे, पैर भी बांध देंगे, और फिर उसको कहेंगे कि आप आ जाओ, कुश्ती के लिए आ जाओ। लेकिन मैं कहता हूं आप हमारे हाथ बांधे हुए ना, हाथ बांधे हुए, हमारे पैर खोल दो, इन सब के लिए हमारे पैर ही काफी हैं, हम सिर्फ पैरों के साथ ही इनको वो धुलाई कर देंगे। लेकिन आप एक दफा ग्राउंड में उतरने दो, आप एक दफा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड टीयर, जो आपकी पार्टी में एक बड़ी लीडरशिप थी, वो कुछ लोग तो गिरफ्तार हैं, लेकिन बहुत से लोग पार्टी छोड़ गए हैं। इस पर भी बात करते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर अब आप जिनको अभी नॉमिनेट करते हैं वो अगर पार्टी छोड़ जाते हैं या फिर क्या सूरत हाल होगी, इस पर बात करते हैं। लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एक बार फिर से बात करते हैं ज़रा सियासी सूरत हाल के हवाले से। शहजाद सईद साहब, इससे पहले आपसे एक सवाल मैंने किया था और फिर हम ज़रा सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से गुफ्तगू करना शुरू हो गए थे। सवाल यह था कि इत्तेहाद के हवाले से पीटीआई भी JUI फेस से KPK में मिल रही है, आपके खिलाफ भी हम देख रहे हैं कि MQM और जमात इस्लामी सिंध की सतह पर जो है मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है आने वाले इलेक्शंस के हवाले को से लेकर के? किस तरह से सिंध में तो हमने देखा कि आप हुकूमत बना रहे हैं कुछ अरसे से, कुछ सालों से आपकी हुकूमत रही है 2 टेन्योर्स के अंदर। पंजाब के हवाले से क्योंकि पीपल्स पार्टी की वो मकबूलियत नहीं रही और यहाँ पर आपको चैलेंज भी है क्योंकि नून लीग है, उसके साथ साथ अब तहरीक इस्तेहकाम पार्टी भी है, तहरीक इंसाफ भी है यहाँ पर और दीगर जमातें भी हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी लेके आ रही है पीपल्स पार्टी? सर हमारे खिलाफ अलायंसेस बनते रहे, ये सारी उम्र की पेशकश है, सारी सियासी उम्र बनते रहे, बन रहे, बनते रहे। बिस्मिल्लाह, अलायंसेस बनाइए, अपना जोर दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
अपनी साबत कदमी के साथ अपनी जमहूरी रवायात और जमहूरी के साथ खड़ी है और ताकत खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। पंजाब में सर हमें कट टू साइज करने की कोशिश ना करेंगे, निगरान हुकूमत के जरिए ना करें, बाकी इंतजामी ढांचे के जरिए ना करें, मुआशी डेवलपमेंटल फंड्स अपने साबका मेंबरान को देके जो आज के दिन तक हल्कों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, शहरों से लेके देहाती हल्कों तक, वो मत करें। आप ना करेंगे, आप हमें कट टू साइज करने के लिए अपना पूरा जोर ना लगाएं, आप ना लगाएं, हम सब पंजाब चमका देंगे अल्लाह के हुक्म से, हम सेट कर देंगे पंजाब की सियासत। जब पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो किसी किस्म का हम देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी को जब लग रहा है कि उनके खिलाफ इतनी कार्रवाइयां हो रही हैं, तो फिर हम देख सकते हैं किसी किस्म की मुजाहमत, एहतजाज उनकी जानिब से किस किस्म का नोटिस कराने के लिए ये बात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं भुगत रहा हूँ, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुगत रही है। मतलब किसी को उभारने के लिए आप किसी को दबाने पे लगे हुए हैं और मुस्तकिल लगे हुए हैं। एक छोटे से मतलब छोटा इंतजामी वाले से बात कर रहा हूँ, कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई एक एम्प्लॉय डॉन्सियर किसी एक बैंक में छोटे से लेके तो टॉप लेवल तक क्लियर कट डायरेक्शन है कि किसको उठाना है, किसको गिराना है। तो इंतखाबी कैंपेन जो हैं वो जरदारी साहब खुद लीड कर रहे हैं या बिलावल साहब लीड कर रहे हैं? देखिए, जो तो फील्ड की कैंपेन्स हैं वो तो लामौला मेरे चेयरमैन करेंगे इंशाल्लाह ताला, साथ अल्लाह खैर रखे हमारी बीबी आसिफा होंगी और सारी फैमिली इकट्ठी उतरती है ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, को चेयरमैन आसिफा बीबी, अली फरयाल, ये हमारी टॉप लीडरशिप है। ये सारी की सारी इसको लुक आफ्टर करेंगे पूरी कैंपेन को और हम कारकुन इंशाल्लाह ताला उसमें रंग भर देंगे। ये मेरा जिस दिन ये मेरा चेयरमैन पंजाब पहुंच जाएंगे, हम पंजाब की शक्ल बदल देंगे। ठीक है। अच्छा सेनेटर हुमायूं साहब, अब क्योंकि जब ये अनाउंस हो जाएगा स्केड्यूल इलेक्शन कमीशन की जाने से, तो फिर ये तमाम तर इख्तियारात और जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर चली जाएगी इंतखाबात के हवाले से, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, फिर जिस तरह आपने जिक्र किया कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये तमाम तर चीज़ें इलेक्शन कमीशन के पास चल जाएंगी। तो जिसको उसने डील करना है और देखना है कि तमाम जगह पर एक बैलेंस तरीके से इलेक्शन हो। क्या एक्सपेक्टेशन है आने वाले इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि आप लोग तनकीद पहले भी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर और अब भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, सवाल ये उठता है कि हम तनकीद कर क्यों रहे हैं। जब अगस्त में एक शख्स जो है राजा रियाज, वो आपको कहता है कि इलेक्शंस होंगे 15 फरवरी को, गिव एंड टेक 5-6 डेज, और इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी की डेट अनाउंस करता है, तो क्या ये कोइंसिडेंस है? मतलब सवाल तो ये चीजें उठती है ना कि ये क्यों ऐसे, जब एक बंदा ये देता है कि भाई जब तक जीरो रिस्क नहीं होगा मियां नवाज शरीफ नहीं आएंगे। अब जीरो रिस्क का मतलब क्या है? जीरो रिस्क का मतलब ये है कि जब आप एयरपोर्ट पे बैठे हो तो नादरा उधर आके आपका बायोमेट्रिक करे। जीरो रिस्क का मतलब ये है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीएलडी केस नवंबर 2022 में कह दे कि एक ये तो वो कानूनी चीजें हैं ना जो उनको मिल रही है रियायत, ये तो वो कानूनी रियायत है जो उनको मिल रही है। हमारे पास सर ये कानून भी नहीं, ये कानून भी नहीं है ना सर ये कानून भी नहीं है ना सर, ये कानून भी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद कहा था कि जब तक एब्सकॉन्डर अपने आप को जेल में नहीं कर देगा उस वक्त तक उसकी सुनवाई हो ही नहीं सकती। लास्ट फ्यू सेकंड से हुमायूं साहब ये बता दीजिएगा, चेयरमैन पीटीआई हिस्सा लेंगे इलेक्शन में या नहीं? देखिए, मेरे लिहाज से उनके ऊपर सारे केसेस बोगस हैं, सारे केसेस सिर्फ विच हंट है, पॉलिटिकल विच हंट है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो हिस्सा लेंगे। यानी आप उम्मीद है कि वो हिस्सा लेंगे, लेकिन वक्त खत्म हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद है, लेकिन एक आखिरी चीज ये भी हो सकता है जैसे उसमें तुर्की में होता है कि उर्दगान को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था, वो अपनी जगह अपने बंदे को लेकर आया था, वो लोग जीत गए थे 2/3 मेजॉरिटी से, सारी लॉ चेंज हुई थी, दोबारा वो भी हो सकता है। शहजाद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे पीपल्स पार्टी से, और रफीक रजवाना साहब पीएमएलएन से हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। काजी साहब इस प्रोग्राम को लीड करते हैं, वो अपनी निजी मसरूफियात की वजह से इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थे आज, उनकी जगह ये जिम्मेदारियां मैंने अंजाम दी हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सियासत भी होंगे, जमहूरियत भी परवान चढ़ेगी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा।